हेलो गाइस, तो जैसे कि आपने देखा होगा AIB यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके अकॉर्डिंग ये है कि जो आपकी एग्जाम की डेट है, क्योंकि इस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम से वेट किया जा रहा था, तो इस एग्जाम की डेट है वो है आपकी 24 नवंबर 2024। और जैसे कि आप देखेंगे जो फॉर्म वगैरह फिल होने की डेट शुरू हो गई है, तो आप फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिए, ऑनलाइन फ़ी वगैरह भी भर दीजिए इसके अंदर, क्योंकि अगर देखा जाए भाई जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 25 अक्टूबर। तो भाई जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि आप वेट करोगे कि अभी 25 अक्टूबर तो दूर है, हम आराम से भर देंगे फॉर्म वगैरह, तो भाई इसका वेट बिल्कुल भी ना करें। इसके पीछे रीज़न ये है, फिर क्या होता है जो सभी फिर एक थिंकिंग ही रख के फॉर्म भरते हैं, तो वो इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि फिर आपका फॉर्म भरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको हो जाएगी। क्योंकि अभी मैक का देख रहा था, उन्होंने फॉर्म भरा तो क्या हुआ था, उनको OTP नहीं मिल रहा था मेल पे, जिस वजह से ये हुआ कि मेल पे OTP उनका नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उन्होंने AIB का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाकर जब हेल्प डेस्क पे नंबर मिलाया है, तो वहाँ से उनको ये पता लगा कि स्पैम जो होता है मेल के अंदर वहाँ पर OTP आ रहे थे। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, और वो 4-5 दिन से इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे। तो मेरा सभी से ये कहना है, जितने यहाँ बैठे हैं या जितने ऑनलाइन हैं, कि भाई इस चीज़ का ध्यान रखो, फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दो, ताकि अगर कोई दिक्कत आ जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप एटलीस्ट उसको शॉर्ट आउट कर ले। एक चीज़ और यहाँ पर आई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक जजमेंट में ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई AIB जो है, ज़रूरी नहीं है अगर आपका लॉ की डिग्री नहीं मिली या फिर आपके लॉ LLB नहीं हुई तो आप AIB का नहीं दे सकते, अगर आप फाइनल ईयर में हैं। बट कंडीशन ये है, आपकी कोई भी बैक नहीं आनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में और आपकी किसी भी तरह से कोई भी बैक नहीं है, तो भी आप ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम दे सकते हो। उसमें कुछ है लीगैलिटी, थोड़ी बहुत एफिडेविट वगैरह जाता है, तो वो आप भर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप फाइनल ईयर में हो, ठीक है, या फिर आपने LLB पास कर ली है, अभी आपका इनरोलमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि पहले क्या था, AIB वही दे सकते हैं जिन्होंने इनरोलमेंट करा रखा था बाहर से, बट जिन्होंने इनरोलमेंट नहीं भी करा रखा वो भी दे सकते हैं, या जो फाइनल ईयर में वो भी ऑल इंडिया बार का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ यही ध्यान रखना, आपकी कोई भी बैक ना हो। अगर बैक है तो आप फिर एलिजिबल नहीं हैं। अब देखिए, इसमें फॉर्म वगैरह भर लीजिए, चलो वो हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है या फॉर्म भरने में, या फॉर्म नहीं भरा जा रहा, तो भाई मेरे को बताना, मैं आपकी हेल्प उसमें कर दूंगा। बहरहाल ये तो छोड़िए, अब आते हैं हमारे सिलेबस पार्ट पर। अब ये भी था कि भाई जो काफ़ी टाइम से डिस्कशन चल रहा था कि भाई ये जो ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम आ रहा है, इसके अंदर जो IPC CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, इसकी जगह पे नए लॉ आए हैं। तो हम पुराने लॉ पढ़े या नए लॉ पढ़े, ऐसे बहुत से लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट व्यू दिए। तो इसके अंदर जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की अगर साइट पर जाओगे, तो वहाँ पर सिलेबस उन्होंने अपडेट वाला अपलोड कर दिया है। अगर हम सिलेबस अपडेट वाले की बात करें, तो भाई देखो, एक जो मेजर चेंज है वो 3 मेजर चेंज आए हैं। उसके अंदर क्या क्या मेजर चेंज आए हैं, सबसे पहले जो CRPC है वो भी उसके अंदर रहेगा, और उसकी जगह जो आया था BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो भी एग्जाम के अंदर आएगा। ऐसे ही इंडियन एविडेंस के अंदर हुआ है, और सेम ऐसा ही IPC के अंदर भी हुआ है। BNS भी आएगा और IPC भी आएगा। तो इसका मतलब ये है यार, दोनों ही एक्ट आएंगे, तो यानी कि आपको दोनों ही एक्ट पढ़ने पढ़ेंगे। मेजरली अगर आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चेंजेस वगैरह आए, क्योंकि इनसे एक्सपेक्टेड अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे आप में। तो आपको ये कि स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना होगा, वो आपके ऊपर, आप कैसे उसको बनाओगे। तो हम सबसे पहले सिलेबस के ऊपर डिस्कस करते हैं, और इसमें हम ये करते हैं कि कोई अगर सब्जेक्ट है तो उसमें से क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको पूरा ही पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेन आपको जो अपना कॉन्सेंट्रेट रखना है वो ये रखना है कि भाई आपको एग्ज़ाम किस तरीके से देना है। ठीक है, सबको ये बात समझ आ रही है? अगर किसी को कोई बात नहीं आ रही है, आप भी ऑनलाइन बैठे हैं या ऑफलाइन है कोई, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो भाई अगर हम बात करते हैं, चलो हम फटाफट से अब देखते हैं हमारा जो सिलेबस है। थोड़ी बहुत भाई, अगर किसी के पास PDF किसी को नहीं मिल पा रही सिलेबस की, तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो ना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सिलेबस की PDF। ठीक है, क्योंकि नई वाली आई है, पुरानी वाली मत लेना, क्योंकि उसमें क्या है,
BNS वगैरह नहीं लिखे हुए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए भाई बात करते हैं। देखो इसके अंदर अभी मैंने 10 सब्जेक्ट लिखे हैं। थोड़ी अंडरराइटिंग मेरी बहुत अच्छा है, उसके लिए थैंक यू सो मच, आगे क्या ही बोलूँ। लेकिन हाँ, अब अगर बात करें हम कि भाई हमारे जो किस किस में क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या वो, क्योंकि मैं सही बताऊं बहुत से ऐसे भी हैं लोग कि जिनको टॉपिक का मतलब सब्जेक्ट का नहीं पता यार, वो सब्जेक्ट किस लिए है क्या नहीं है, ठीक है। इतना नहीं है, बस उनके लिए तो ये था कि भाई एग्ज़ाम आया, पढ़ के चले गए, ठीक है, या किसी और से वो समझ के चले गए और एग्ज़ाम दिया और पास हो गए। लेकिन दिक्कत होती है ऑल इंडिया बार में, जब ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम देना होता है तो वो बहुत सी चीज़ें पूछता है। उस अप्रोच के ऊपर भी हम बात करेंगे कि आपको कोई भी एग्ज़ाम अगर ऑल इंडिया बार का करना है तो क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आप तैयारी करें कि आपका ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम निकल जाए। भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम बड़ा ईजी है, मैं तो कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई आप बहुत बड़े मिथ में हो। अब लेवल जो इसका डे बाय डे टफ होता जा रहा है, जो हम भी देख रहे हैं, क्योंकि हमने अपने टाइम में जब ऑल इंडिया बार दिया था तो उस टाइम के लेवल में और आज के अगर लेवल में अगर कंपेयर करें तो सही में टफ है लेवल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई पढ़ लो, हंसी मजाक में मत रहो और इसको मजाक में मत लो, क्योंकि ऑल इंडिया बार अभी नहीं निकलेगा, फिर आप आगे कोशिश करोगे तैयार, आगे फिर वो करोगे भाग दौड़, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये भी डर है, ये भी बात हो रही है कि हो सकता है भविष्य में, अभी नहीं आया इसके बाद आ सकता है या इसके बाद आ सकता है, नेगेटिव मार्किंग आ जाए, और नेगेटिव मार्किंग आ गई तो ये जुडिशरी टाइप ही पेपर हो जाएगा। सिर्फ इसमें यह है आप बुक दो बेयर एक्ट ले जा सकते हो, और बेयर एक्ट भी आपको पता है शॉर्ट नोट वाले बेयर एक्ट पूरी तरीके से बनाए, अलग से बेयर एक्ट आपको ले जाने हैं। तो आइए हम बात करते हैं हमारे पूरे सिलेबस के बारे में। देखिए भाई, अगर सबसे पहला हम सब्जेक्ट देखें तो हमारा पहला सब्जेक्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दिख रहा है ना आपको सही, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन आएगा हमारा 10 मार्क्स का, ठीक है। ये जो 10 मार्क्स है ना, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर। टोटल हमारा होता है 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, इसलिए आपको जो एग्जाम है अपना पूरा वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्यों क्वेश्चन नहीं छोड़ना? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे वो आपको नहीं आ रहा, चाहे समझ नहीं आ रही, हो सकता है जजमेंट कोई हो, आपने नहीं पढ़ी हो या आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन उसको अटेम्प्ट करो, छोड़ के नहीं आना। हो सकता है आपको गलत हो जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ के आ जाओगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। एक चीज़ और है इसमें मैं आपको बताऊं कि भाई जो मार्क्स आप कितने लाने हैं, मैं एक चीज़ आपको बता दूं भाई, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार पास वाला कितने मार्क्स चाहिए, कितने नीचे, तो मैं आपको बता दूं भाई, देखो 45 जर्नल वालों के लिए, 40 SC ST के लिए, ठीक है। तो आपको पास होने के लिए 45 चाहिए मार्क्स, इसलिए भाई गलती से भी कोई क्वेश्चन मत छोड़ना। और ये भी गलती ये बहुत लोग करते हैं, और सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं, सोचते हैं कि भाई जैसे 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो उनको ये लगता है यार मेरे 50 के 50 हो सकता है बिल्कुल सही हो, जिस वजह से वो क्या सोचता है यार अगर मेरे 5 भी गलत हो गए तो 45 मार्क्स तो मेरे फिर भी आ रहे हैं, मैं पास हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, एक हमारी नॉलेज में है वो सेम यही चीज़ करके आया था। तो भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे ही 50 के 50 सही हों। अगर 45 आपको पासिंग चाहिए तो आपको पूरे 100 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। और इसमें एक चीज़ ये होता है भाई, नंबर नहीं पता लगते, सिर्फ आपका रिजल्ट आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि आप पास हो या फेल हो, नंबर वगैरह नहीं होते, और नंबर से लेना देना नहीं है। लेकिन आपका ये एग्ज़ाम निकल जाए इसलिए आपको पूरे 100 के 100 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ये भाई मैं बात बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस आपको चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि लोग बेवकूफ़ी कर देते हैं, लोगों को समझ नहीं होती, लोगों को नहीं पता होता, फिर बाद में बैठ के अफसोस करते हैं कि यार ये क्या हो गया, मेरा तो ऐसा था नहीं, कोई भी एम ऐसे करके। तो आ जाते हैं फटाफट भाई, देखो कॉन्स्टिट्यूशन आएगा 10 मार्क्स का। अब कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या क्या टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ सकते। देखिए भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप उठाइए, सोल्व करना है करिए, हालांकि मैं भी सोल्व करवाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लेकिन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो।
अब इसके अंदर क्या क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो भाई, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर भी आप देखोगे, सबसे पहले आप फंडामेंटल राइट्स वगैरह के बारे में पढ़ो भाई, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, कौन सा फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या बातें गई हैं, क्या क्या नहीं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि यार सेक्शन, हालांकि मैं एक वो बनाऊंगा वीडियो के जिसमें जो लोगों के मिथ होते हैं या लोगों के जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी होते हैं, उसको हम क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक चीज बता दूं, मेरे को अच्छा याद आ गई, सेक्शन याद करना है या नहीं करने, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो याद करना है नहीं करने। देखो भाई, कोई सेक्शन कोई आर्टिकल आपको याद नहीं करना, जरूरत नहीं है, लेकिन होल्ड ऑन, यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किधर दी गई है। आपको अगर ये नॉलेज आ गई तो आप बढ़िया से कर दोगे। ये कब आएगी नॉलेज? जब आप पढ़ोगे, जब आप पेपर सोल्व करोगे, तब आपको ये नॉलेज आएगी, वरना आपको ये नॉलेज भी नहीं आएगी कि कौन सी चीज क्या है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर आया, तुम बैठे, तुमने देखा क्वेश्चन पेपर, ठीक है, कोई क्वेश्चन आ गया, अब तुम सोचोगे यार ये कहाँ पे कहा गया। अगर तुम्हें इस चीज की नॉलेज नहीं है कहाँ पे, हालांकि अब तो सब्जेक्ट वगैरह लिख देते हैं कि भाई ये सीपीसी का क्वेश्चन है, सीआरपीसी का है, या बीएनएस का, किसका है, वो लिख देते हैं, लेकिन उसमें भी ये दिक्कत है, अगर आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है ना, मैं लिख के कह रहा हूँ, आप कह ही नहीं सकते। रेसिड्यू काटा आ गया, आप ढूंढते रह जाओगे, इंटायर सीपीसी में नहीं मिलेगा आपको। दिमाग रेस्ट सब जुडाइस आ गया, आप ढूंढते रह जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। सीपीसी में लिखा होगा, आप ढूंढते रह जाओगे। ऑर्डर, रूल, सेक्शंस में ही आप फंस के रह जाओगे। इसलिए भाई इस चीज का ध्यान खासा रखना। आपका जो मतलब तैयारी करने का जो वो है व्यू, वो इस तरह का होना चाहिए कि आपको नॉलेज लेनी है। सारा पढ़ो मत, जरूरी नहीं है सारा पढ़ो, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि भाई कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यार ये क्वेश्चन उधर हो सकता है या इधर है, तो आप सीधा वहीं पहुंचोगे, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। ये नहीं कोई चीज आ गई, और कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं, आप पूरा वहां सीपीसी का रेफरेंस दिया जाएगा, आप पूरी सीपीसी पढ़ लोगे, वो आपको मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन, जब तक आपको नॉलेज, और आपके पास इतना टाइम वहां नहीं है। अगर आप सोच रहे हो यार 100 मार्क्स का है, 3 घंटे हैं, हम आराम से बैठ के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको आ जाएगी। इसलिए पहले से ही मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, तैयारी करके चलो, ठीक है भाई। अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो भाई देखिए फंडामेंटल राइट्स वगैरह के रिगार्ड में क्वेश्चन आएंगे, रिट्स के रिगार्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारी कितनी रिट्स हैं, या रिट्स का कोई मीनिंग दे दिया जाएगा, ठीक है, उससे पूछ लिया जाएगा इस वाले मीनिंग पे कौन सी वो अप्लाई होती है। इसके बाद आ जाओ आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह के बारे में भी बात हो सकती है। आपके डीपीएसपी, जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है, वो भी आ सकते हैं आपके, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद आ जाओ भाई, आ जाता है आपकी पावर, प्रेसिडेंट की क्या पावर है, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो सकती है, प्रेसिडेंट की पावर के बारे में बात करी जा सकती है, इलेक्शन के बारे में बात करी जा सकती है कि भाई इलेक्शन कैसे होते हैं, किसको क्या पावर क्या नहीं होती। मनी बिल के रिगार्ड में आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई ये है कि राज्यसभा में मनी बिल कितने दिन में पास हो सकता है, कितने दिन में नहीं, टोटल मेंबर क्या है पार्लियामेंट के, लोकसभा के क्या है, राज्यसभा के क्या है, कौन से परमानेंट मेंबर होते हैं, कौन सा अपर हाउस होता है, कौन सा लोअर हाउस होता है, तो इन सब के आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नॉलेज रखनी पड़ेगी। इमरजेंसी कब कब लग सकती है, कितने टाइप की इमरजेंसी होती है, कौन से आर्टिकल में इमरजेंसी है। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं, फॉर एग्जांपल अब आप तो बैठ गए रिट्स के बारे में, ठीक है, सोच के, अब उसमें ये क्वेश्चन आ गया कि भैया रिट बताओ, इस वाली ये जो मीनिंग है, इस मीनिंग का क्या मतलब है। तो आपको वहां पर, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी कि रिट्स कहाँ पर दी है, क्या दी है, क्या नहीं गई दी गई, हाई कोर्ट में कब रिट्स लगाई जा सकती है, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, भाई लिख के ले लो, आप वहां पर एग्जाम नहीं दे पाओगे, दुखी हो जाओगे। तो यही सारे टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आएंगे जो आपको कवर करने पड़ेंगे। देखो भाई डेप्थ में मत पढ़ना, मैं फिर कह रहा हूँ, डीप में मत जाना किसी भी टॉपिक के, इतना जाना कि आपको जर्नल उन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज हो। जजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो लैंडमार्क जजमेंट है बहुत सारी, उन लैंडमार्क जजमेंट को मैं नहीं कह रहा डेप्थ में घुस के पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट तो उनको एक बार नज़र जरूर मारना, उनको जजमेंट को ये पता कर लो ना कि कौन सी जजमेंट किस चीज़ को लेकर आई है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पीआईएल को लेकर आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा कि भाई पीआईएल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बोल देता है कि भाई फादर ऑफ पीआईएल कहा गया है उनको, आई थिंक फादर ऑफ पीआईएल किसको कहा गया है, तो जस्टिस के बहुत सारे नाम आ जाएंगे,
ठीक है। तो उसमें अगर आपको नहीं पता तो आप उसमें फंस जाओगे, इसलिए भाई ध्यान रखना, इन चीज़ों को ही टेक केयर करके चलना, हवा में मत लेना। अब आ जाओ हमारे दूसरे पे, ये मैंने आपको बता दी और 10 मार्क्स का आएगा भाई। अब आ जाओ IPCBNS यानी कि इंडियन पिनल कोड और भारतीय नागरिक संहिता। देखो भाई सबसे पहले कोई चीज़ है, ये जो न्यू चेंजेस आए हैं, ठीक है, न्यू क्या है चेंजेस भाई, हैंड राइटिंग में मत जाना भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ वो बात समझ लेना। जो आपका है BNS या IPC, ये इसमें जो न्यू चेंजेस आए हैं, ठीक है, जो नए अमेंडमेंट आए हैं भाई, उनको जरूर पढ़ लो ना, उनके रिगार्ड में क्वेश्चंस आ सकता है। पनिशमेंट्स वगैरह देख लो ना, क्या क्या पनिशमेंट है, क्या क्या चेंजेस पनिशमेंट में हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, वो पढ़ लो ना। जनरल एक्सेप्शन आपका हो गया, रेप जो है वो डिफरेंट तरीके का आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ EFIR वगैरह, इन चीज़ों को देखना। हालांकि कॉन्सेप्ट ऑफ EFIR आपको मिलेगी BNSS के अंदर, लेकिन ये सब जो चेंजेस वगैरह आए हैं भाई इनको देखना, ठीक है। बाकी जनरल एक्सेप्शन वगैरह जो है, इलस्ट्रेशन पे ध्यान रखना भाई, इलस्ट्रेशन में से क्वेश्चन आ जाता है। लैंडमार्क जजमेंट जैसे R वर्सेस गोविंदा की लैंडमार्क जजमेंट हो गई, उसके रिगार्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है। मर्डर हो, कल्पेबल होमिसाइड में क्या मर्डर, क्या फ़र्क है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या क्या चीज़ रिपील हुई है, क्या क्या चीज़ रिपील यानी कि क्या क्या चीज़ें हटा दी गई हैं इसमें से, उसका भी ध्यान रखना। जैसे हम सेक्शन बात करें, सेक्शन 124A ऑफ IPC, उसको पूरी तरीके से रिपील कर दिया गया, तो उसकी जगह पर अब नया कौन सा सेक्शन आ गया, वो सेक्शन क्या बात कह रहा है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है भाई। 8 नंबर का आ रहा है भाई, मजाक में नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो 10 है ना, ये मैक्सिमम नंबर है भाई किसी सब्जेक्ट के, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, जो 10-10 आप देख रहे हो ना, ये मैक्सिमम नंबर है, तो इसमें से आपको कोशिश है करने एटलीस्ट 8 या 9 नंबर आप लो। तो 10-10 नंबर, हालांकि अभी आपका अच्छा खासा टाइम है, आप तैयारी करना चाहो तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब आपका आ जाओ CRPC और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये भी भाई 10 नंबर का है, तो ये मैक्सिमम नंबर है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 2-2 नंबर के हैं, उनमें अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लो या एक नॉर्मली नज़र मार लो तो वो सफिशेंट है, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को आप भाई नहीं छोड़ सकते, ये जो 10-10 नंबर के हैं। अगर आप मजाक में लोगे या छोड़ दोगे तो भाई स्कोर फिर आपका होगा क्या, पास होने की भी आफत आ जाएगी। अब बात करें भाई BNSS, तो भाई यही है, सबसे पहले जो न्यू चेंजेस आए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि नए नए चेंजेस कैसे आए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ EFIR आ गया, ठीक है, वीडियोग्राफी मैंडेटरी कर दी गई है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। सर्च और सीजन में भी वीडियोग्राफी में वो कर दी गई है। क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स चेंज हो गई हैं पूरी तरीके से, तो वो क्या क्या चेंज हो गया, किस पे क्या आ गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यू हो गए, जैसे हिट एंड रन केसेस को लेकर आपने देखा होगा, स्पेशली उत्तराखंड में कितना ज़्यादा बवाल हो गया, तो उस सेक्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई उस सेक्शन के अंदर क्या क्या नई चीज़ें आई, क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो ये आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बाकी जो प्रोसीजर चलता आ रहा है, चार्जशीट वगैरह, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। इसमें देखने का मतलब ये है कि भाई आपको एक बार नज़र माननी पड़ेगी, क्योंकि कोई सेक्शन का अगर रेफरेंस आ गया तो आप ढूंढ लोगे, लेकिन कई बार ऐसे होता है साइंस उसका क्या कहना चाह रहा है, अगर वो आपको अंडरस्टैंड नहीं है तो आप आंसर नहीं दे सकते। इसलिए जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर, जिसको PYQ हम बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भाई आप जितना सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब इसके बाद आ जाओ, ये भी बता दी भाई 10 मार्क्स का आ रहा है, इसके मैंने आपको टॉपिक भी बता दिया। अब आ जाओ CPC के अंदर, भाई फ़ोन अपना साइलेंट पे रख लिया करो, सभी भाइयों से अनुरोध है। हाँ भाई CPC, देखो भाई CPC आएगा हमारा 10 मार्क्स का, ठीक है। अब 10 मार्क्स में भाई इसमें ना आपको 3-4 चीज़ें समझनी, क्या ही होते हैं मैं सही बताऊं भाई, देखो बोलने में शर्माना क्या, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता CPC के अंदर सेक्शन होता है, ऑर्डर होता है और रूल होते हैं, और वहाँ पर पता है कैसे लिखा आएगा, देखो क्वेश्चन अगर आएगा तो CPC का मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑर्डर
इसमें से आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा और ये लिखा होगा O7R2। अगर भाई साहब आपको ऑर्डर और रूल में फ़र्क नहीं पता होगा, सेक्शन ऑर्डर और रूल में फ़र्क नहीं, आप ढूंढ ही नहीं सकते। अब इसको पता क्या बोलते हैं? O7R2, बताओ जी। हाँ, इसको बोलते हैं O मतलब ऑर्डर और R मतलब रूल। तो भाई साहब इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको ऑर्डर और रूल। अब अगर ये आपने पढ़ा नहीं होगा, कभी भी आपने बुक नहीं उठा के देखी होगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन पेपर आप, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ भाई पढ़ना पड़ेगा। तो भाई फिर इसके अलावा सेक्शन अलग है, इसके सेक्शंस अलग हैं। ये बीमारी सब सिर्फ सीपीसी में, आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको सेक्शन मिलेंगे, हाँ एक दो जगह है इसके अंदर सेक्शन मिलेंगे। फैमिली लॉ में भी मोस्टली सेक्शन है ही, बस मुस्लिम लॉ की तरफ है एक दो में, इधर भी आपको सेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, आपको दिक्कत पता है कहाँ होगी? आपको दिक्कत होगी टोर्ट वाला सब्जेक्ट। कहाँ गया? टोर्ट के सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि टोर्ट जो है वो एक कोडिफाइड लॉ नहीं है। कोडिफाइड क्या, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। टोर्ट जो सब्जेक्ट है उसके कोई भी सेक्शन वगैरह नहीं है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, पूरा प्रेसिडेंट्स पे चलता आया हुआ है वो। ठीक है, इस वजह से जो टोर्ट है उसमें TORT टोर्ट, ठीक है, उसमें सेक्शन वगैरह नहीं है। इसका आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। 15वां है वो, अभी हम 10 तक ही है, वो 15वां सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है भाई, तो इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं हमारे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आते हैं? सेक्शन आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, ऑर्डर आते हैं, रूल आते हैं, क्या आते हैं? देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, इन आर्टिकल्स बोला जाता है। आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 18 क्या है, 19 क्या है, ये सारा स्ट्रक्चर। ठीक है, 51A क्या है। अब ये हो गए आर्टिकल्स। तो भाई होपफुली अब ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पता लगे आपने कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन देखा, आपने देखा आर्टिकल, आप कंफ्यूज हो गए यार सेक्शन क्यों नहीं दे रखे यार सेक्शन। और मैं सही बताऊं, हकीकत बहुत से लोगों को इस बारे में अभी तक नहीं पता। सीपीसी में ठीक है भाई, क्या क्या आ सकता है सीपीसी में? भाई देखो, ऑर्डर, सेक्शन और रूल में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको ध्यान रखना है। सीपीसी ऑर्डर अलग है, फिर उसके रूल है, रूल के भी सब रूल है, और सेक्शन उसके स्टार्टिंग में अलग से दे रखे हैं। ठीक है भाई, अगर बात करें तो भाई वही है जो क्वेश्चन मैं कह रहा था, रेस जुडिकाटा आ सकता है, रेस सब जुडाइस के बारे में आ सकता है, डिक्री के बारे में आ सकता है, जजमेंट वगैरह के बारे में, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्ड में आ सकता है, एग्जीक्यूशन को लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं। वो तो है, जितना आपको करोगे सॉल्व उतना आपको पता लगता रहेगा, वो आपको पता लगता रहेगा। तो ये हमारा सीपीसी मैंने आपको बता दी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर हो सकते हैं भाई। और अभी आ जाओ हमारा आईईए मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, या फिर हमारा हो गया बीएस से। ठीक है, बीएस से बोले तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो बीएसए में क्या क्या हो सकते हैं भाई? देखो वही है सिंपल जो इसमें मैंने बताया। सबसे पहले चेंजेस क्या क्या हुए हैं आपको उस बारे में नॉलेज रखने, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नई चीज़ इसके अंदर आई है। पहली चीज़ ये है, क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी दोनों से और इसमें भी दोनों से। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या, लॉ ऑफ एस्टॉपेल पूछा जा सकता है, बर्डन ऑफ प्रूफ पूछा जा सकता है, टीआईपी पूछी जा सकती है। ठीक है, कौन से सेक्शन में टीआईपी। ठीक है, टीआईपी का आप देखोगे सेक्शन, तो टीआईपी का सेक्शन क्या है पता है किसी को? इंडियन एविडेंस एक्ट में टीआईपी का सेक्शन क्या है? अब यहाँ फंस जाओगे आप, उस सेक्शन में टीआईपी दिखानी है। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा अभी, साक्ष्य अधिनियम की।
बीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। इंडियन एविडेंस एक्ट में टीआईपी कौन सा है, अगर आप देखोगे तो सेक्शन 9 टीआईपी की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन ये आ गया कि भाई टीआईपी कौन से सेक्शन में बताओ, तो यहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट वाली नॉलेज ज़्यादा जरूरी है। आप पूरा बेयर एक्ट पलटते रह जाओगे, आपको मिलेगा नहीं। तो इस चीज़ का भाई ध्यान रखना आप, ठीक है। बीएससी हो गया, फटाफट से खत्म करता हूँ यार, ठीक है। एडीआर हो गया, एडीआर में आर्बिट्रेशन। एडीआर का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है। इसका सिंपल सा ये है भाई, जो हमारे जो मैटर होते हैं कई बार कोर्ट ना जाकर हम कहीं और उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एडीआर में। देखिए अगर आप सब्जेक्ट भी देखोगे खोल के तो उसके अंदर भी आपको दिख जाएगा, जिसमें आर्बिट्रेशन एक्ट लिखा हुआ है। देखो भाई, सिंपल मीडिएशन हो गया, मीडिएशन, कंसिलिएशन, ठीक है, आर्बिट्रेशन, ठीक है। मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, ये एडीआर के सारे पार्ट हैं, ठीक है भाई। तो यही है कि भाई इनमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या क्या सेक्शन में क्या बात कही है, क्या नहीं कही गई, ये कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं ये। तो इन सब चीज़ के बारे में हम एडीआर में पढ़ते हैं। आर्बिट्रेशन एक्ट इसका रेफरेंस है, आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर ये चीज़ें मेंशन है, जिसमें हम क्या क्या बोलते हैं कि भाई, जिसमें हम बोल देते हैं कि भाई जो मेथड है हमारे वो कौन कौन से हो सकते हैं। मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन जो होते हैं हमारे, और एक होता है नेगोशिएशन, ठीक है। ये चार होते हैं, नेगोशिएशन। तो भाई ये चार होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन एक्ट ही सबको कवर कर लेगा, आप वो पढ़ लीजिए, आपको सबके डिफरेंस समझ आ जाएंगे, क्या क्या इसके अंदर डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस इसमें नहीं है। और ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका आ रहा है 4 नंबर का। अगर 4 नंबर का आ रहा है, आप सोचो कि नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा गलती से भी मत करना। ये आ रहा है आपका 8 नंबर का, इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो मैंने आपको बता ही दिया। एडीआर आपको मैंने बता दिया। अब आ जाइए फैमिली लॉ पर। फैमिली लॉ का भाई देखो ऐसा सीन है, फैमिली लॉ वर्ड है तो इसको गलती से भी ये समझने की कोशिश मत करना कि ये सिर्फ हिंदू लॉ तक ही सीमित है। भाई ऐसा गलती से भी मत करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है क्रिश्चियन लॉ से भी कई बार आ जाते हैं, मुस्लिम लॉ से भी आ सकते हैं, हिंदू लॉ से भी, हिंदू लॉ से तो आते ही हैं जनरली, ठीक है। तो भाई ये भी आपका 8 नंबर का ऐसे ही इन्होंने हवा में नहीं दे दिया। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे बोलता हूँ, पूछता हूँ कि भाई एक मेरे को चीज़ बताओ, देखो यहीं से आप समझ जाओगे कि आपको नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। कोई क्रिश्चियन लेडी है या क्रिश्चियन जेंट्स है, ठीक है, मैरिड है, उसको डाइवोर्स लेना है, तो वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग डाइवोर्स ले सकता है। अब उसमें ना एक मतलब ऑप्शन ये भी था कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट करके एक वर्ड लिख दिया था कि भाई बताओ कहाँ से ले सकता है, और एक इंडियन डिवोर्स एक्ट करके था। तो इन सारों में क्या ही ऑप्शन थे उसमें, तो मैं आपको हकीकत बताऊं, हालांकि जब हम पढ़ेंगे उस बारे में तब बात करेंगे, तो बहुत से लोगों ने मुझे गारंटेड पता है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट को लेकर ही वो करा होगा चूज, क्योंकि जनरली बंदा सोचता है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन को डिवोर्स चाहिए तो ऐसे ही हुआ ना जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, तो हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। क्रिश्चियन एक्ट के हिसाब से उसको डिवोर्स नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है भाई। ये वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसके अंदर फैमिली लॉ में जितने भी है यार, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, एचएम में हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया आपका, ठीक है, और भी मुस्लिम से रिलेटेड जो भी एक्ट होते हैं वो हो गए, ठीक है, क्रिश्चियन। लेकिन ये ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, इसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करोगे वो, लेकिन हाँ हिंदू मैरिज एक्ट या फिर हिंदू से जो इनहेरिटेंस वगैरह के रिलेटेड जो लॉ हैं, सक्सेशन एक्ट हो गया आपका, ठीक है, एडॉप्शन वाला एक्ट हो गया, तो इनसे फिर अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनको जरूर पढ़िए कि भाई कौन अडोप्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। कई बार कंडीशन दे देंगे कि भाई वो उससे इतना बड़ा है तो वो क्या इसको अडोप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वो डिफरेंस आपको समझने पड़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है। पीआईएल तो यार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मैंने आपको एक बताया था ना,
पीआईएल को लेके क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 नंबर का आएगा आपका, इसको भी आपको करना पड़ेगा। ये तो यार एक प्रॉपर एक्ट है, आप उसको देखोगे कि पीआईएल किस किस के क्वेश्चन भी आया था कि पीआईएल किस किस मैटर्स के लिए लगाई जा सकती है। तो आ गया था कि भाई प्राइवेट जो ऑफिसेज होते हैं या प्राइवेट पर्सन है उसके खिलाफ आप पीआईएल लगा सकते हो या नहीं लगा सकते। तो उसमें था कि भाई नहीं लगा सकते। उसमें क्या था, कई सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे थे और उसके अंदर ये लिखा था कि आप पीआईएल किसके खिलाफ नहीं डाल सकते। तो उसमें प्राइवेट पर्सन जो है, प्राइवेट बॉडी जो है मतलब प्राइवेट पर्सन, बॉडी तो मैं नहीं बोलूँगा बट प्राइवेट पर्सन इंडिविजुअल है, उसके खिलाफ आप पीआईएल नहीं डाल सकते। तो ऐसे बहुत सारे ही क्वेश्चन हैं जिनको आपको अवेयर रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पीआईएल आपका हो गया, 4 नंबर का आएगा भाई, इसको ध्यान में डाल देना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है भाई। तो जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ना हमारी, सर इसको उस पर लगा दो, रिक्वेस्ट है आपसे। तो जो हमारी, साइलेंट पे लगा दो ना, जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा ऑनलाइन वालों, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ठीक है, वो उसकी बात करती है एग्जीक्यूटिव की, ठीक है, वो बात करती है एग्जीक्यूटिव बॉडी की। तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये सब बताया जाएगा। अब आ जाओ प्रोफेशनल इथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। देखो भाई, आप वकील बनोगे, क्या क्या आपको अलाउ है, क्या क्या आपको अलाउ नहीं है, किस तरीके से आपका आचरण होना चाहिए, ठीक है, क्या इथिक्स आपके होने चाहिए, उन सब के बारे में आप रूल्स वगैरह की में पढ़ोगे। 4 का मतलब मार्क्स का आएगा ये, ठीक है। इसके अंदर आप, मैं करा दूंगा क्योंकि इसमें ये भी है कि भाई आप कब हटाए जा सकते हो, आपका लाइसेंस कब कैंसिल किया जा सकता है, क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ होंगी, क्या क्या आपके राइट्स होंगे, वो सब इसके अंदर लिखा रहता है, जो हमारा 4 नंबर का आएगा, इसलिए इसको भी नहीं छोड़ा जा सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो होपफुली ये जो 10 जो सब्जेक्ट हमने कवर करे हैं भाई, ये पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको मजाक में मत लेना। तो अब जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले 10 सब्जेक्ट कवर करे थे, जो मैंने बताया था कि भाई कितने में से क्या क्या मार्क्स के आ सकते हैं, क्या क्या मार्क्स के नहीं आ सकते। अब हम दोबारा देख लेते हैं बाकी जो सब्जेक्ट हमारे बच गए थे। इस बार थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है, ब्लैक से लिखा है। देखिए भाई, कंपनी लो, अब क्या है, अब ना थोड़े कम कम मार्क्स वाले हो जाएंगे, सिर्फ एक 8 मार्क्स वाला है, लेकिन इसमें भी कई सारे सब्जेक्ट हैं। तो भाई आपको जो मेजर सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपको वो कवर करना है, इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है। जो मेजर सब्जेक्ट है आपको वो कवर करने हैं पहले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इनमें पहले लग जाओ, 2-2 मार्क्स वालों में, इनमें नहीं लगना, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए कंपनी लॉ। अब कंपनी लॉ के अंदर बहुत सारे एक्ट आ जाते हैं, फैरा फैमा हो गया, कंपनीज एक्ट अलग है, तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एक्ट आ जाते हैं। तो आप क्या क्या पढ़ोगे, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। फिर सैबी वगैरह भी आ जाता है, तो इसलिए आपको सारा इसमें नहीं पढ़ना, ठीक है। मेजर चीज़ें जो हैं वो आपको मैं बता दूंगा आगे वीडियो में, क्योंकि हम प्रिपरेशन करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो कंपनी लॉ भाई 2 मार्क्स का आएगा, तो उसके हिसाब से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। एनवायरमेंट लॉ, भाई एनवायरमेंटल लॉ के अंदर ना 2 मार्क्स का है, लेकिन बहुत सारे एक्ट है, बहुत ही सारे, मतलब ये लगा लो आपके एनवायरमेंट में ना जितनी भी चीज़ें हैं सबके ऊपर एक्ट है। पोल्यूशन का अलग एक्ट चल रहा है भाई साहब आपका, ठीक है। रिजर्व, उसका कंजर्वेशन वगैरह का अलग एक्ट चल रहा है, लैंड से रिलेटेड। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पढ़नी, लेकिन हाँ इसके अंदर जो ट्रिब्यूनल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रिब्यूनल का रोल होता है, वो आपको पढ़ना है जरूर। एनवायरमेंटल एक्ट है, क्या एनवायरमेंट एक्ट है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह आपने देखे होंगे, मतलब उसके बारे में वो बता दिया जाएगा। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है। कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट अलग से है एक। तो ये बहुत सारे डिफरेंट एक्ट है जिनको आपको सबको ही नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ
एक जो ट्रिब्यूनल बॉडी जो आपने सुना होगा, वो आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे हो गया, एनजीटी आपने सुना होगा, उसके स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या बॉडी है उसकी, कौन कौन बंदा होता है, तो आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। कोई लैंडमार्क केस है, लैंडमार्क जजमेंट है अगर, ठीक है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि 2 मार्क्स का, लेकिन इसको करेंगे बाद में, करेंगे हम इसकी तैयारी, ठीक है। साइबर लॉ हो गया भाई, आईटी एक्ट हो गया, या डिफरेंट जो भी एक्ट है साइबर क्राइम से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब नया हो सकता है फ्यूचर में ये जो मार्क्स हैं ये थोड़े बढ़ जाए, क्योंकि साइबर यार क्राइम चल रहा है, कोई भी क्राइम होता है उसमें टेक्नोलॉजी का रोल कहीं ना कहीं आ जाता है। अगर आप आईपीसी वगैरह, बीएनएस भी देखोगे, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सीआरपीसी यानी कि, अगर आप वो देखोगे तो अब जो नए वाला है उसमें टेक्नोलॉजी को एक अलग विशेष स्थान दे दिया गया है, अलग जगह दी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर चीज़ में आजकल चल रही है और ज़्यादातर क्राइम साइबर से रिलेटेड हो रहे हैं। तो साइबर लॉ जो है भाई वो भी आपको आईटी एक्ट वगैरह देखने पड़ेंगे, जजमेंट वगैरह देखने पड़ेंगे, 2 मार्क्स का। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ जो है भाई, लेबर एक्ट आपको 4 नंबर का आ रहा है भाई, लेबर एक्ट वगैरह देखना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो भी आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़रूरी है वो, ठीक है। इसके अंदर उससे इस चीज़ की बात होगी। अब आ जाओ लॉ ऑफ टॉर्ट, इसके अंदर भाई देखो 1 2 3 3 एक्ट है, आइए 5 नंबर का रहा है। देखो भाई लॉ ऑफ टॉर्ट जो मैंने आपको बताया था, सेक्शन इसके अंदर नहीं है, क्योंकि कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये अनकोडिफाइड है, इसके सेक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। पहली चीज़ ये है, प्रीसीडेंट पे चलता है ये, प्रेसिडेंट नहीं, प्रीसीडेंट, ठीक है। अब एमवी एक्ट हो गया, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, ये भाई 2 नंबर पर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर ट्रिब्यूनल कैसे काम करता है भाई, कैसे इंजरी वगैरह देखी जाती है, कैसे कैलकुलेट करी जाती है, डार इसमें स्पेशली फाइल होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर भाई देखिए मोस्टली पार्ट जो है, मेरे को तो ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं बीएनएस यानी कि आईपीसी पढ़ता हूँ और ये पढ़ता हूँ कि ये सिविल, हालांकि इसको सिविल लॉ कहा जाता है, टॉर्ट का मतलब ही सिविल लॉ होता है, लेकिन ये अगर सिविल के अंदर कोई जाना है आपको तो भाई इसके अंदर चले जाओ, क्रिमिनल में जाना तो चले जाओ। टॉर्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ है, न्यूसेंस वगैरह हो गई, ठीक है और भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन उतना इसमें घुसने की वो नहीं है, ये मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा। हालांकि ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन वाली बात कोई नहीं है, मत लेना टेंशन, ठीक है, हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए, लॉ ऑफ टॉर्ट बता दिया मैंने आपको। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको इसकी बॉडी, वही स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई जो इनका अपना ट्रिब्यूनल होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, ठीक है, वो कैसे, हालांकि अभी नया एक्ट आया है कुछ टाइम पहले, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस वगैरह भी देखने को मिलेंगे, तो उससे भी क्वेश्चन आने की उम्मीद है, ठीक है। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन भाई, जीएसटी वगैरह हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सब आप टैक्सेशन में पढ़ेंगे। हालांकि जीएसटी भी रोल अच्छा खासा टैक्सेशन में प्ले कर देता है। इनकम टैक्स एक्ट है इसका, ठीक है, आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, उसको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि यार 4 नंबर का है, क्यों ही छोड़े, 4 नंबर का है, क्यों ही छोड़े, छोड़ना नहीं बनता। इनकम टैक्स हो गया लॉ। अब इसके बाद ये आ गया 4 नंबर का, ठीक है। इसके अंदर भाई देखिए 1 2 3 4 एक्ट आ रहे हैं, और 4 एक्ट है 8 नंबर के। 4 क्या क्या, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भाई, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा देते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर, ठीक है, मैंने भी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था, 5 ईयर की लॉ करी थी, तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा देते हैं भाई। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल्स पढ़ लो ना, सबसे ज़्यादा है, बेलमेंट क्या होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वगैरह क्या होते हैं, क्योंकि सेक्शन तो आप बता दोगे, इलस्ट्रेशन वगैरह देख लो ना, और कुछ फेमस इसके केस हैं वो भी देख लो ना, लैंडमार्क जो जजमेंट है वो भी इसके अंदर, हालांकि हम जब लॉ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया एसआरए, हो गया एसआरए बोलोगे आप, हम शॉर्ट फॉर्म में एसआरए बोलते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, ठीक है। उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई स्पेसिफिक अगर वही हमें वो करना है, परफॉर्मेंस करानी है, तो स्पेसिफिक
रिलीफ एक्ट उसके बारे में बात कर देता है, ठीक है। एसआरए हो गया आपका, प्रॉपर्टी लैंड रिलेटेड जो एक्ट है उनकी बात हो गई। एनआई एक्ट हो गया, ठीक है। कोर्ट में देखा जाए तो जनरली तौर पर एनआई एक्ट का अगर बात करें, एनआई एक्ट से मतलब है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हालांकि इसमें ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट की प्रैक्टिस के बारे में देखा जाए तो 138 जो जनरली लोगों को भी पता होगा, चेक बाउंस का जो होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हुंडी हो गया, प्रोमिसर नोट हो गया, ठीक है, जिसको हम प्रोमिसरी नोट भी बोल देते हैं, तो उन चीज़ के बारे में एनआई एक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। लैंड एक्विजिशन एक्ट हो गया और आपका आईपीआर हो गया, दोनों आ रहे हैं 2-2 नंबर के, ठीक है भाई। इसका अपना एक पर्टिकुलर एक्ट है, वो उसमें देख लेंगे। कुछ चीज़ें हैं कि भाई जो रजिस्ट्रार वगैरह होता है उसका क्या सीन है, अवार्ड जो कलेक्टर द्वारा दिया जाता है कैसे दिया जाता है, कैसे नहीं, डैमेजेस वगैरह कैसे क्लेम कर सकते हैं, कंपनसेशन कैसे आप ले सकते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है भाई। आईपीआर हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं, हालांकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ लिखा हुआ है, हालांकि हम इंटेलेक्चुअल, इसके अंदर क्या हो गया भाई, देखो 3 चीज़ हो गई। क्या क्या 3 चीज़ है आईपीआर के अंदर, किसी को पता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई भी बता दो, आप में से बैठे हो। मैं बता देता हूँ, देखो भाई आईपीआर के अंदर कॉपीराइट हो गया आपका, और आपका हो गया डिज़ाइन पेटेंट, ठीक है। कॉपीराइट, डिज़ाइन, पेटेंट और ट्रेडमार्क, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। हालांकि सबके अपने पर्टिकुलर एक्ट हैं कि भाई क्या प्रोसीजर है, कैसे दिया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता। अगर आपको पेटेंट कराना है या आपको डिज़ाइन, हालांकि पेटेंट का ही है, इसे छोड़ दो, इस पे ध्यान मत दो, ठीक है। वो हालांकि हमने पढ़ा है मतलब, तो इसलिए डिज़ाइन याद आ गया। कॉपीराइट हो गया आपका, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क, हाँ अब तो सबको समझ आ जाता है। हाँ हाँ, वो आ जाता, तो इसको क्यों, इसको देखो ना, वो तो डिज़ाइन पेटेंट को लेके आ गया, वो अलग चीज़ है, ठीक है। ट्रेडमार्क वगैरह इनके बारे में आता भाई, ये सब है। तो भाई देखो, होपफुली हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, मैंने वो भी बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है। आपको भी ये लग रहा होगा यार ये तो बहुत कुछ पढ़ा दिया, भाई ऐसा नहीं है। पढ़ने बैठोगे अभी लगभग आप देखोगे तो 1.5 महीना है आपके पास, ठीक है। नवंबर में एग्ज़ाम है, ठीक है। 1.5 भी क्यों ज़्यादा, कितने महीने बचे हैं? लगभग 2 महीने, तो 2 महीने है सफिशिएंट यार। अगर अभी से मेहनत करोगे सीरियस होगे तो आप कर लोगे। अगर आपको ये है कि हाँ यार हमें करना है तो कर लोगे भाई, ठीक है। मैं अगली वीडियो डालूंगा किसी ना किसी टॉपिक के रिगार्ड में। स्टार्ट तो हम बीएनएसएस से ही करेंगे, क्योंकि जो मेजर सब्जेक्ट है भाई सबसे पहले हम वो कवर करेंगे, तो इसलिए इसका खासा ध्यान रखना, ठीक है। पर टाइम टू टाइम वीडियो आपके लिए भी, जो मेरे को यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं आपके लिए भी टाइम टू टाइम वीडियो वगैरह डालता रहूँगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है भाई। मेहनत करिए, बढ़िया से रहिए, खाइए पिए जिए, मौज लीजिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए, एकदम बढ़िया से रहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। और हाँ, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो भाई कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, उसका टाइमली मैं रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, और वीडियो को जो भी आपका दोस्त यार जो भी एआईबी की तैयारी कर रहा है उसको ये वीडियो भेज दो ना, ताकि देख के एटलीस्ट पढ़ ले, समझ ले यार कि कितनी अभी ज़रूरत है पढ़ने की। तो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।